हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 11 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु संरचना। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोगों का आज पहला लेक्चर है और उस लेक्चर का क्या नाम है? बोर का परमाणु मॉडल। ठीक, इसके पहले का जो भी टॉपिक्स है वो हम लोगों के सिलेबस में इस वर्ष नहीं रखा गया है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो पहला हम लोगों का लेक्चर होगा बोर का परमाणु मॉडल, और इसको दिया था डेनिश भौतिक शास्त्री नील बोर ने। ठीक है, और इसको दिया था 1913 ईस्वी में। नील बोहर ने इस मॉडल को प्रस्तुत करने में उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जितनी भी कमियां थी उनको दूर करते हुए तथा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर यह परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से एक निश्चित दूरी पर विभिन्न कक्षकों में क्या होते हैं? स्थित होते हैं और उन्हीं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मतलब परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? नाभिक से एक निश्चित दूरी पर स्थित कक्षकों में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। नील बोहर ने इन कक्षकों के नामकरण भी किए। उन्होंने पहले कक्षक का नाम के, दूसरे कक्षक का नाम एल, तीसरे कक्षक का नाम एम और चौथे कक्षक का नाम एन रखा। ठीक है, और उन्होंने इनकी कक्ष संख्या भी निर्धारित कर दी। पहले कक्षक की जो कक्ष संख्या थी वो 1 थी, दूसरे की 2, तीसरे की 3 और चौथे की कक्ष संख्या 4 उन्होंने प्रदर्शित किया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये विभिन्न कक्षकों में नहीं घूमते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विभिन्न, पता लगा अभी हमारा मन है यहाँ पर घूमने का, हमने यहाँ घूमा, कुछ देर के बाद हमारा मन होने लगा इसमें घूमने का या इसमें घूमने, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित कक्षक होता है और उसी कक्षक में वो घूमता है। हमें कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सा इलेक्ट्रॉन है और कौन से कक्षक में घूमता है? ठीक है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को कक्षक की स्थिति को फिक्स करने के लिए उनका कोणीय संवेग होता है। क्या होता है? कोणीय संवेग। कोई भी इलेक्ट्रॉन है या कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसी कक्षक में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग h/2π के समान गुणांक में होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये क्या हो रहा है? केंद्र से दूरी कितनी है? r। इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है? m। और जो इलेक्ट्रॉन है वो u वेग से क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो क्या होगा? m/r किसके बराबर हो जाएगा? nh/2π के बराबर हो जाएगा। nh/2π के क्या होगा? समान होगा। ठीक है, जहां पर n क्या है? ये क्या है? कक्ष संख्या है। n क्या है? कक्ष संख्या। अभी जो हमने बताया 1 2 3 4। ठीक है, हमारा h क्या है? ये है हमारा प्लांक स्थिरांक है। क्या है? प्लांक स्थिरांक। ठीक, m हमने बता दिया इलेक्ट्रॉन का मास, v इसका वेग, r नाभिक से कक्षक की त्रिज्या है। ठीक है, आपको पता चल गया। इससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में घूमेगा। ओके, चलिए अब उसके बाद इन्होंने ये बताया कि मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को बाह्य सोर्स से, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाह्य सोर्स से एनर्जी मिल रही है। ठीक है, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसको क्या होता है? वायर सोर्स से अगर उसको एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा भाई? एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लें, आप कहीं पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको एनर्जी मिल रही है तो क्या होगा? आप उस स्थान पे क्या बैठे रहेंगे? क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप उस स्थान को छोड़ करके क्या होंगे? इधर उधर टहलने के लिए निकल जाएंगे। एनर्जी का मतलब मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं। अगर मान लीजिए कोई डॉगी है, ठीक है, कोई डॉगी बैठा हुआ है, अगर आप क्या करें, उसके टेल के पास जलती हुई तीली या माचिस की काड़ी अगर जलती हुई लेकर के जाएंगे तो क्या वहां पे बैठेगा? नहीं, वो भग जाएगा। ठीक है, मतलब उसको क्या हो रही? एनर्जी मिल रही। ऐसे ही मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी, जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा? वो एक्साइट होगा, उत्तेजित होगा और क्या करेगा? अपनी कक्षक को छोड़ करके उच्च कक्षक की ओर जंप करेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर है तो हो सकता है वो जंप करके यहाँ पर आ जाए। ठीक है, जब यहाँ पर आएगा तो कहने का मतलब है कि वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जब इलेक्ट्रॉन का गमन होता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो बताता है ऊर्जा का अवशोषण। क्या बताता है? ऊर्जा का अवशोषण
प्रदर्शित करता है। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है कि वो ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, अब आने के बाद वो फिर से अपने पुनः कक्षक में आ रहा है, तो क्या होगा, वो ऊर्जा का क्या कर रहा है, विकिरण कर, रेडिएशन के रूप में क्या कर रहा है, त्याग रहा है, विकिरण के रूप में क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। बात समझ में आई। जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाएगा और क्या करेगा, जितनी भी अधिकतम मात्रा में ऊर्जा होती है उसको व्यय कर देता है, निकाल देता है, किसके रूप में, रेडिएशन के रूप में छोड़ते हुए आता है और अपनी ऊर्जा स्तर पे फिर से स्थित हो जाता है। ठीक, अगर वो पहले से चला है तो पहले में वापस आ जाएगा, दूसरे से चला है तो कुछ समय के बाद उसके पास जितनी भी अधिक मात्रा में ऊर्जा है उसको त्यागने के बाद फिर से पुनः वापस अपने दूसरे कक्षक में वापस आ जाएगा। ठीक, अब तो ये तो बात हो गई बोर का परमाणु मॉडल का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसकी लिमिटेशन की ओर, या इसके क्या दोष थे। बोर का परमाणु मॉडल कंफर्म हो गया, अब उसके बाद क्या था, इन्होंने कुछ कमियां अभी भी छोड़ दी थी। ठीक है, वो कमियां क्या थी वो देखते हैं। जो बोर का परमाणु मॉडल है उसका जो लिमिटेशन है वो हम लोग देखते हैं। लिमिटेशन क्या थी, पहले नंबर पे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए था। किसके लिए था, एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए, मतलब वो हाइड्रोजन, लिथियम आयन, लिथियम, बेरिलियम, हीलियम, ये केवल और केवल ये परमाणुओं के लिए ही इनका जो मॉडल था वो था। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1, और यहाँ पर भी। कहने का मतलब है कि बोहर ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए ही था। ठीक, अगर आप चाहते तो लिथियम परमाणु का नहीं दिखा सकते, प्रदर्शित कर सकते थे, हीलियम परमाणु का परमाणु मॉडल ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए ही अपना परमाणु मॉडल बनाया था। ठीक, पहले की लिमिटेशन इनकी ये हो गई। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, इनका जो परमाणु मॉडल था वो जीमान इफेक्ट को नहीं प्रदर्शित कर रहा था। इस क्या, जीमान प्रभाव को नहीं प्रदर्शित कर रहा था। जीमान प्रभाव भैया क्या होता है, जीमान प्रभाव ऐसा प्रभाव होता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आता है तो क्या होता है, अपनी रेडिएशन छोड़ता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन्हीं परमाणुओं को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में जब रखा जाता है तो इनकी जो रेडिएशन होती है वो क्या होती है, स्प्लिट करती है। स्प्लिट का मतलब क्या है, बिखर जाती है। इनकी रेडिएशन क्या होती है, बिखर जाती है। ठीक है, तो वो प्रभाव नील बोहर का जो परमाणु मॉडल था वो प्रकट नहीं कर सका। ठीक है, उनका जो परमाणु मॉडल था उनका केवल और केवल जो स्पेक्ट्रम था, क्या, उनका जो स्पेक्ट्रम था वो केवल और केवल एक ही था। कहने का मतलब है उन्होंने जितने भी परमाणुओं का परमाणु मॉडल बनाया उन सभी का स्पेक्ट्रम एक ही था। ठीक है, उन्होंने हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बनाया था उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने व्यक्त किया कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो केवल और केवल एक ही है, लेकिन ये बात बाद में गलत सिद्ध हो गई थी। ठीक है, वहां पर बहुत सारे विकिरण थे, जो बहुत सारी रेडिएशन थी वो पास पास सटी हुई थी, जो दूर से देखने में तो एक थी लेकिन वो क्या थी, बहुत सारे किरणों का क्या था, योग था। ठीक है, चलिए भैया अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।